हेलो दोस्तों, आज हम लोग MSW008 का जो सामाजिक समूह इसका खंड 1 जो है, यहाँ पे हम इकाई 2 को लेक्चर इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। खंड 1 का इकाई 2 जो सामाजिक समूह विशेषताएं और महत्व, इसका हमने पहले ही वीडियो बना करके डाला हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। इसमें इकाई 2 में जो समूह कार्य का ऐतिहासिक कार्य है, इसको हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो समूह होते हैं, ग्रुप्स, ये हम पर मतलब व्यक्तियों पर कैसे असर डालते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्टडीज़ हैं सामाजिक मनोविज्ञान और समूह व्यवहार पर, और कोशिश ये समझने की है कि अकेले होने और समूह में होने में आखिर फ़र्क क्या है और ये समूह जुड़े कैसे रहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल यही दिमाग में आता है कि जब कोई इंसान किसी ग्रुप का हिस्सा बनता है तो क्या बदलता है उसमें। कुछ पुराने विचारक थे, ली बॉन जैसे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भीड़ का अपना एक अलग ही दिमाग होता है, समूह मन जैसा कुछ, और उन्होंने समूह संसर्ग की भी बात की थी। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, क्या था ये? हाँ, लीबॉन का आइडिया थोड़ा नाटकीय था। उनका मानना था कि भीड़ में भावनाएं और विचार बहुत तेजी से फैलते हैं, जैसे कोई बीमारी फैलती है। एक को गुस्सा आया तो सबको आ गया, एक डरा तो सब डर गए। ये खैर शुरुआती विचार थे, लेकिन बाद के शोध ने ये तो पक्का किया कि हाँ, दूसरों के होने का, उनकी मौजूदगी का हम पर गहरा असर होता है। समूह में ना एक तरह की शक्ति पैदा होती है जो सदस्यों को एक खास तरीके से व्यवहार करने, एक जैसे निर्णय लेने को मजबूर करती है। और जैसा आपने कहा, ऑलपोर्ट ने तो बहुत पहले ही देख लिया था कि कई बार सिर्फ किसी के आसपास होने से ही हम काम बेहतर करने लगते हैं। अरे वाह, मतलब सिर्फ कोई देख रहा है या साथ है, इससे भी फर्क पड़ जाता है। कमाल है। अच्छा, तो ये तो हुई असर की बात। अब ये समझते हैं कि समूह मतलब ये साथ रहते कैसे हैं, क्या चीज है जो इन्हें बांध कर रखती है। यहीं पर शायद वो संबंधता मतलब कोहेजन वाली बात आती है ना। बिल्कुल सही। संबद्धता को आप समझ सकती हैं कि ये समूह का बूंद है। ये वो सारी ताकतें हैं, वो सारे कारण हैं जो सदस्यों को समूह छोड़ने से रोकते हैं, उन्हें साथ बनाए रखते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये सदस्यों के बीच आपसी खिंचाव, आपसी पसंद का एक माप है। और दिलचस्प बात यह है कि कई स्टडीज बताती हैं कि अक्सर समूह में बने रहने का जो इनाम है वो बस साथ रहने की खुशी या संतुष्टि ही होती है। तो ये खिंचाव, ये आपसी पसंद, यही है कुंजी। पर क्या ये खिंचाव हमेशा एक जैसा होता है? मेरा मतलब है, क्या इसके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर 2 तरह की संबद्धता पहचानी गई हैं। एक है सामाजिक अन्योन्याश्रितता। इसमें सदस्य इसलिए साथ हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। बातचीत करना, साथ घूमना फिरना, मजे करना, जैसे दोस्तों का ग्रुप। यहाँ रिश्ता मजेदार है। अच्छा, मतलब दोस्ती यारी वाला जुड़ाव। हाँ। और दूसरी है सहायक अन्योन्याश्रितता। यहाँ लोग किसी साझे लक्ष्य, किसी काम को पूरा करने के लिए साथ आते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स टीम है, या ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट टीम, या कोई ऑर्केस्ट्रा। यहाँ हर कोई अपना हिस्सा निभा रहा है ताकि टीम जीत सके या प्रोजेक्ट पूरा हो सके। यहाँ मकसद ज्यादा जरूरी है। समझ गया। तो मतलब जुड़ाव के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी साथ अच्छा लगता है इसलिए, कभी कोई काम पूरा करना है इसलिए। तो अगर जुड़ाव अलग अलग है तो क्या समूह भी अलग अलग तरह के होते होंगे? एक नाम सुना है मैंने, कूले का। उन्होंने प्राथमिक समूह की बात की थी। ये क्या आता है और इतने जरूरी क्यों है? हाँ, कूले का ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम है। प्राथमिक समूह वो हैं जिनसे हमारा रिश्ता बहुत करीबी होता है, आमने सामने का। सोचिए आपका परिवार, बचपन के दोस्त, शायद कुछ करीबी पड़ोसी। फेरिस ने इनकी कुछ खासियतें बताई थी, जैसे इनमें रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, आमने सामने के होते हैं, अनौपचारिक होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनमें एक हम की भावना होती है, एक अपनेपन का गहरा एहसास। ये समूह हमारी पहचान बनाते हैं, हमारे मूल्य, हमारे नैतिक विचार, हमारा व्यवहार, सब कुछ यहीं से गहराई से प्रभावित होता है। ये हमारे समाजीकरण की पहली पाठशालाएं हैं। यानी ये वो लोग हैं जो सच में हमें गढ़ते हैं। तो फिर इसका उल्टा क्या हुआ? मतलब अगर ये प्राथमिक हैं तो द्वितीयक भी होंगे? बिल्कुल, इसके विपरीत होते हैं द्वितीयक समूह। ये ज्यादा बड़े, ज्यादा औपचारिक होते हैं। इनमें रिश्ते अक्सर किसी खास मकसद या समझौते पे टिके होते हैं, और संपर्क भी सीधा आमने सामने का हो जरूरी नहीं, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। जैसे किसी बड़ी कंपनी के सारे कर्मचारी, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य, या किसी क्लब के मेंबर्स।
मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्रियों ने देखा कि जैसे जैसे समाज ज्यादा आधुनिक और जटिल होता गया, कामों का बंटवारा बढ़ता गया, तो इस तरह के द्वितीयक समूह ज्यादा बनने लगे और ज्यादा महत्वपूर्ण होते गए। उनमें वो पहले वाली घनिष्ठता नहीं होती। अच्छा, और शायद फर्डिनेंड टोनिस ने भी कुछ इसी तरह के बदलाव की बात की थी, वो गेमाइनशाफ्ट और गिजेलशाफ्ट कुछ ऐसा था ना? हाँ, बिल्कुल। टोनिस ने समाज में एक बहुत बड़े बदलाव को पॉइंट आउट किया था। उन्होंने गेमाइनशाफ्ट शब्द इस्तेमाल किया उन समुदायों के लिए जहां रिश्ते निजी थे, गहरे थे, पारंपरिक थे। आप सोचिए, जैसे कोई पुराना गांव होता है जहां सब एक दूसरे को जानते हैं, रिश्ते पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो गेमाइनशाफ्ट है। ठीक है। और इसके उलट गेजलशाफ्ट उन्होंने उन समाजों के लिए कहा जहां रिश्ते ज्यादातर अव्यक्तिक होते हैं, औपचारिक होते हैं, लेन देन या स्वार्थ पर आधारित होते हैं, जैसे कि बड़े शहर या आधुनिक बिजनेस की दुनिया। ये एक तरह से करीबी अपनेपन वाले समुदायों से निकलकर ज्यादा अजनबी कॉन्ट्रैक्ट आधारित समाज की तरफ बढ़ना था। खासकर जैसे जैसे शहर बढ़े और उद्योग लगे। समझ गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि समूह सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना भर नहीं है, वे हम पर असर डालते हैं, एक आपसी खिंचाव उन्हें जोड़े रखता है, और हम किस तरह के समूहों में ज्यादा रहते हैं, प्राथमिक या द्वितीयक, ये हमारे समाज के बड़े पैटर्न को भी दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। समूह कार्य और व्यक्तिगत कार्य, उनके बीच क्या फर्क है, क्या रिश्ता है, इस सब पर। हाँ बिल्कुल। और ये जानना भी मजेदार है कि दोनों ही 19वीं सदी के आखिर में आए, इंग्लैंड और अमेरिका में, पर उनका माहौल, उनके मकसद वो काफी अलग थे। अच्छा, कैसे? जैसे समूह कार्य वो ज्यादातर पनपा सेटलमेंट हाउसेज में, जिन्हें हम व्यवस्थापन गृह कहते हैं। जी। ये उस टाइम की कम्युनिटी सेंटर जैसी जगह थी। लोग मिलते थे, सीखते थे, साथ देते थे एक दूसरे का। ओके। और व्यक्तिगत कार्य? वो आया चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से, परोपकारी संगठन जिन्हें कहते हैं। उनका काम अलग था। तो चलो फिर इन्हीं स्रोतों के आधार पर थोड़ा और समझते हैं कि ये तरीके काम कैसे करते थे, उनके पीछे की सोच क्या थी, और वो अलग क्यों थे इतने। लगता है एक का फोकस व्यक्ति पे था। हाँ बिल्कुल, और दूसरे का समूह पर, उसकी ताकत पर, उसके मेलजोल पर। का मंच देना चाहते थे वो। मंच किस चीज के लिए? अपने विचार रखने के लिए, एक दूसरे के काम आने के लिए, और यहाँ तक कि मतलब मिलकर समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए भी। अच्छा। और फिर वैयक्तिक कार्य जो चैरिटी संगठन करते थे, वहां तस्वीर काफी अलग थी। जैसा आपने कहा, उनका जोर था कि जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसकी समस्या क्या है, पहले वो पहचानो, फिर उसका विश्लेषण करो, और फिर उसे जो भी संसाधन चाहिए वो दो। तो मतलब वहां देखने का नजरिया ही अलग था। हाँ बिल्कुल, बुनियादी फर्क था। वैयक्तिक कार्य में अक्सर व्यक्ति की कमी या समस्या पर फोकस होता था कि इसे ठीक करना है। कार्यकर्ता एक एक्सपर्ट की तरह आता था, उसके पास ज्ञान है, संसाधन है, और दूसरा व्यक्ति है जो मदद ले रहा है। तो एक तरह का पावर डिफरेंस, मतलब शक्ति का और विशेषज्ञता का अंतर। एग्जैक्टली, वो साफ दिखता था, देने वाला और लेने वाला। और समूह कार्य में ऐसा नहीं था, वहां कमियों पर जोर नहीं था। नहीं, वहां उल्टा था। समूह कार्य लोगों की ताकत पर ध्यान देता था कि उनमें क्या क्षमता है, वो मिलकर क्या कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता, आपसी मदद, ये सब जरूरी थे। कार्यकर्ता वहां बॉस नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक सुविधादाता था, फैसिलिटेटर, या कह लो मध्यस्थ, जो बस ग्रुप को रास्ता खोजने में मदद करता था। कोशिश ये रहती थी कि सदस्यों को लगे कि ये हमारा काम है, ओनरशिप आए, और फैसले भी सब मिलकर लेते थे लोकतांत्रिक तरीके से। ये तो वाकई काफी अलग है। तो जाहिर है काम करने के तरीके भी बहुत अलग होंगे। व्यक्तिगत कार्य में तो शायद कार्यकर्ता की स्किल और व्यक्ति की साइकोलॉजी समझना अहम होता होगा। बिल्कुल, कार्यकर्ता का काम था व्यक्ति की हालत को डायग्नोस करना, उसकी सोच समझना, सही रिसोर्स लाना, फोकस प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिहैबिलिटेशन पर ज्यादा था। और समूह कार्य में मैंने सुना है वहां एक्टिविटीज बहुत मायने रखती थी। हाँ, बहुत ज्यादा। और वो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं थी, वो बाकायदा टूल की तरह इस्तेमाल होती थी। जैसे कोई सोशल कैंपेन चलाना, साथ में गाना, डिबेट करना, खेल कूद, आर्ट क्राफ्ट, ये सब। अच्छा, मतलब जानबूझकर ये सब कराया जाता था। हाँ, इनका मकसद डबल होता था। मनोरंजन और मेलजोल तो होता ही था, साथ में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता था, नई स्किल्स सीखते थे, आपसी सहयोग बढ़ता था, और कई बार तो ये सामाजिक बदलाव की तैयारी भी होती थी। तो मनोरंजन और समस्या समाधान दोनों साथ साथ चलते थे। तो जाहिर है दोनों तरह के कार्यकर्ताओं को स्किल्स भी अलग अलग चाहिए होंगी। हाँ, निश्चित रूप से। समूह कार्यकर्ता को मल्टीटास्कर होना पड़ता था।
उसे ग्रुप डायनामिक समझना होता था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाना होता था, अलग अलग एक्टिविटी करानी होती थी, और इन सब के बीच हर एक सदस्य का ध्यान रखना होता था। मतलब काफी फैला हुआ काम था। जबकि व्यक्ति कार्यकर्ता का स्किल सेट शायद ज्यादा फोकस्ड होता होगा, व्यक्ति की जरूरतें और उनका हल। बिल्कुल, उनका कौशल ज्यादा केंद्रित था, व्यक्ति का निदान, उसकी खास जरूरतें और टारगेटेड समाधान। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो ऐसा लगता है कि व्यक्तिक कार्य व्यक्ति की मुश्किलों पर फोकस था, जहां एक एक्सपर्ट मदद करता है, हाँ, और दूसरी तरफ समूह कार्य था जो आपसी सहयोग, सदस्यों की अपनी ताकत और ग्रुप एक्टिविटीज पर यकीन करता था, जिसके जरिए मनोरंजन, शिक्षा, सपोर्ट, यहाँ तक कि सामाजिक बदलाव भी होता था। हाँ, एक जगह समस्या सेंटर में थी, दूसरी जगह समूह और उसकी कलेक्टिव पावर। ये बुनियादी अंतर है। हाँ, और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। क्या हम व्यक्ति की कमी देखते हैं या समूह की क्षमता? ये सिर्फ सोशल वर्क की बात नहीं, ये मदद करने के पूरे नजरिए का सवाल है। बिल्कुल। समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क के ऐतिहासिक विकास को समझने की कोशिश करेंगे। जी, कैसे क्लब, समुदाय और सामाजिक आंदोलन सिर्फ लोगों के जमावड़े से बढ़कर बदलाव के साधन बन गए। बिल्कुल। और ये स्रोत यही कहानी बताते हैं कि समूह कार्य की शुरुआत एक आंदोलन जैसी थी, फिर वो एक मेथड बना और आज एक पूरा फील्ड है। और इसकी जड़ें वो जुड़ी हैं 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत के अमेरिका से। इंडस्ट्रियलाइजेशन, शहर बढ़ रहे थे, बाहर से लोग आ रहे थे, वो वाला दौर। अच्छा, तो ये शुरू कैसे हुआ? क्या बस कुछ अच्छे इरादे थे या कोई प्लान था? देखिए, शुरुआत को काफी हद तक अनौपचारिक ही थी। जैसे 1844 में लंदन में YMCA बना, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। मकसद था ईसाई जीवन शैली को बढ़ावा देना। फिर 1877 में महिलाओं के लिए YWCA आया। अच्छा। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक नहीं रहे, ये शिक्षा, मनोरंजन, इन सब के केंद्र भी बने, और यहीं से कह सकते हैं ग्रुप वर्क के लिए वॉलंटियर्स और आइडियाज आने लगे। फिर सेटलमेंट मूवमेंट का जिक्र आता है। जेन एडम्स, हल हाउस, ये नाम काफी सुने हैं। इसमें क्या खास था? जेन एडम्स ने 1889 में शिकागो में हल हाउस शुरू किया। यह दरअसल औद्योगिक क्रांति से जो सामाजिक दिक्कतें पैदा हुई, उनका एक जवाब था। फोकस था गरीबी के कारणों को समझना और उन्हें दूर करना। वो 3 R की बात करती थी: रिसर्च, रिफॉर्म, रेजिडेंस। रिसर्च, रिफॉर्म, रेजिडेंस। हाँ, और उन्होंने खास तौर पर अप्रवासी समुदायों के बीच काम किया। उन्हें शिक्षा दी, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी मदद, यानी बुनियादी जरूरतें पूरी करना। बिल्कुल। और साथ ही पॉलिसी में बदलाव की वकालत भी की। वैसे स्टैंटन कॉइट ने अमेरिका का पहला सेटलमेंट हाउस, नेबरहुड गिल्ड, न्यूयॉर्क में 1886 में ही शुरू कर दिया था। अप्रिया के सेटलमेंट हाउस में क्लबों के जरिए अमेरिकी संस्कृति भी सिखाई जाती थी। तो क्या ये सिर्फ मदद थी या एक तरह का कल्चरल इंटीग्रेशन भी था? सवाल अच्छा है। देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि मकसद मदद और जुड़ाव बढ़ाना था, लेकिन जाहिर है उस वक्त के जो सामाजिक मूल्य थे, जो नजरिया था, हाँ, उसका असर तो रहा ही होगा। बिल्कुल। तो कम्युनिटी बनाने के साथ साथ नए लोगों को उस वक्त के अमेरिकी समाज में ढालने की कोशिश भी इसमें शामिल थे, कह सकते हैं। और खेल के मैदान, ये कैसे जुड़ गए इस कहानी से? ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, पर मनोरंजन और क्रीड़ा स्थल आंदोलन ने यह दिखाया कि ग्रुप में साथ रहने का, खेलने का सामाजिक महत्व है। अच्छा, कैसे? इसकी शुरुआत एक तरह से 1868 में बॉस्टन में हुई। मैरी जैक्सोवास्की ने सैंड गार्डन शुरू किया। रेत का बगीचा? सैंड गार्डन। हाँ, उन्होंने बच्चों को पार्क में रेत में खेलते देखा और सोचा ये अच्छी चीज है। फिर जल्दी ही स्कूलों में, चर्चों में, सेटलमेंट हाउस में खेल के मैदान बनने लगे, समर कैंप होने लगे। तो ये समझ बनी कि ग्रुप में खेलने से बच्चों का विकास होता है। बिल्कुल, सामाजिक और भावनात्मक विकास। इसी के चलते 1906 में रिक्रिएशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका भी बना। तो अब ये सिर्फ एक्टिविटीज नहीं रही, लोग समझने लगे थे कि ग्रुप्स में वाकई कोई शक्ति है, सिद्धांतिक तौर पर भी, जैसे मैरी फोलेट और जॉन डेवी। सही कहा। मैरी पी फोलेट वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी। उन्होंने 1926 के आसपास लिखा कि जो पड़ोस के छोटे समूह होते हैं ना, हाँ, वो सामाजिक समस्याओं को हल करने में बहुत कारगर हो सकते हैं। और जॉन डेवी, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के पैरोकार थे, जी, उन्होंने शिक्षा के सिद्धांत अनौपचारिक समूहों पर लागू किए, खासकर खाली समय की एक्टिविटीज में। इससे ग्रुप वर्क में व्यक्ति पर, उसके विकास पर फोकस बढ़ा। और फिर ये एक प्रॉपर अकादमिक विषय कैसे बना? किताबों में, कोर्सेज में? इसको गंभीरता से लेने की शुरुआत हुई 1920 और 30 के दशक में।
पहला फॉर्मल कोर्स जहां तक पता है 1923 में क्लेवेलैंड में शुरू हुआ, वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में। क्लैरा कैसर ने शुरू किया था। अच्छा। बाद में ग्रेस कोयल ने उसे आगे बढ़ाया। फिर 1936 में बनी अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क, AASGW। इनका काम था थ्योरी और प्रैक्टिस को और साफ करना। लेकिन इसे सोशल वर्क से जुड़ने में टाइम लगा। हाँ, वो पूरी तरह जुड़ने में वक्त लगा। प्रोसेस शुरू हुआ 1935 के नेशनल सोशल वर्क कॉन्फ्रेंस से और पूरा हुआ 1955 में, जब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स बना। तब ग्रुप वर्क उसका हिस्सा बन गया। और द्वितीय विश्व युद्ध, क्या उसका भी कोई असर पड़ा? हाँ, बिल्कुल। युद्ध के बाद मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में ग्रुप्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया। क्यों? खासकर उन सैनिकों की मदद के लिए जिन्हें मानसिक परेशानियां थी, क्योंकि ट्रेन्ड वर्कर्स की कमी थी उस वक्त। और यही वो दौर था 40s-50s का, जब विल्सन, ट्रैकर, कोयल, कोनोपका, इनकी महत्वपूर्ण किताबें आईं। अच्छा, जिन्होंने इसे एक तरीके से स्थापित किया। हाँ, जिन्होंने ग्रुप वर्क को सोशल वर्क की एक व्यवस्थित पद्धति के तौर पर स्थापित किया। लेकिन फिर 60s और 70s में थोड़ी गिरावट आई, ऐसा सुनने में आता है। हाँ, कुछ हद तक। उस दौर में सोशल वर्क में स्पेशलाइजेशन के बजाय जनरलिस्ट अप्रोच पर जोर ज्यादा था। मतलब एक ही वर्कर सब कुछ करे। कुछ वैसा ही। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर भी फोकस बढ़ा। तो ग्रुप वर्क की जो खास पहचान थी वो थोड़ी धुंधली हुई। लेकिन फिर वापसी हुई। हाँ, 70 के दशक के आखिर में 1978 में सोशल वर्क विद ग्रुप्स नाम से एक जर्नल शुरू हुआ और उसी साल ग्रेस कोयल के सम्मान में एक संगोष्ठी हुई। अच्छा। वहीं से सालाना कॉन्फ्रेंस होने लगे और आगे चलकर एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशल वर्क विद ग्रुप्स, AASG बना। तो एक तरह से पुनर्जीवन मिला। और आज क्या स्थिति है? क्या ये सिर्फ अमेरिका में ही है या फैल गया है? नहीं, अब तो ये भारत, चीन, कई देशों में फैल चुका है। स्रोत बताते हैं कि इसकी जो मूल सिद्धांत हैं, नागरिकता, भागीदारी, समुदाय, आपसी मदद, लोकतंत्र, वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। जैसे कि मिडमैन और गोल्डबर्ग ने कहा है, ग्रुप वर्क सोशल वर्क को उसकी जड़ों से यानी सामाजिक सुधार की परंपरा से जोड़े रखता है। और इस पर अब काफी लिखा पढ़ी भी हो रही है। बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में बहुत साहित्य आया है जो दिखाता है कि कैसे इसे अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है, किशोरों के साथ, बुजुर्गों के साथ, टेलीफोनिक ग्रुप्स में, एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे एरियाज हैं। भारत में सोशल ग्रुप वर्क, ये वो तरीका है जिसमें सोशल वर्कर्स लोगों की मदद ग्रुप्स में करते हैं, अकेले अकेले नहीं। जी, और हम आज देख रहे हैं भारत में सामाजिक समूह कार्य, उद्भव और प्रवृत्तियां नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों को। हाँ, तो मकसद ये है कि समझने कि भाई ये ग्रुप वर्क भारत में शुरू कैसे हुआ, क्या चीजों का असर रहा इस पर, और आजकल ये कैसे किया जा रहा है। बिल्कुल। और ये भी कि पश्चिम से आने के बावजूद क्या इसमें कुछ अपना भारतीयपन भी है। सही बात है। चलिए इसी की पड़तालें करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? देखिए, फॉर्मल शुरुआत तो 1936 में हुई, मतलब प्रोफेशनल तरीके से। ये पश्चिम में जब इसे अपनाया गया उसके करीब एक दशक बाद था। अच्छा, पर एक बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी वो ये कि फॉर्मल शुरुआत से पहले भी तो भारत में ग्रुप्स का इस्तेमाल हो रहा था। हाँ, बिल्कुल। जैसे परोपकार के कामों में, धार्मिक शिक्षा में, यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई में भी। और वो सर्वोदय, भूदान आंदोलन, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब ग्रुप्स में मिलकर काम करना ये तो हमारी जड़ों में था ही। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन कोशिशों को उस तरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया, कोई थ्योरी नहीं बनी इनके आसपास। तो जब फॉर्मल सोशल वर्क एजुकेशन शुरू हुई तो शुरू में अमेरिकी मॉडल का असर काफी ज्यादा था। अच्छा, मतलब सिद्धांत यहीं पढ़ाए जा रहे थे पर तरीके बाहर के थे। हाँ, कह सकते हैं। आइडियल ज्यादातर अमेरिकी ही थे। ये शुरुआती दौर की बात है। तो क्या ये बस चलता रहा या फिर कोई कोशिश हुई कि भाई इसे अपने हिसाब से बदलें, भारतीय बनाएं? नहीं, कोशिश हुई। थोड़ी हिचक के बाद 1960s में और खासकर 1979 में एक कोशिश हुई। यूनाइटेड नेशंस और एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, इन्होंने मिलकर कहा कि हमें अपनी स्वदेशी सामग्री बनानी चाहिए जो भारत के माहौल के हिसाब से हो। ये तो बड़ा जरूरी कदम था जी, ये समझना कि हमें अपने समाज के हिसाब से तरीकों को ढालना होगा। अच्छा, ये तो हुई थ्योरी की बात। जमीन पर प्रैक्टिस कैसे बदली? शुरुआत में कहाँ इस्तेमाल होता था ये ग्रुप वर्क? शुरू में तो दायरा थोड़ा लिमिटेड था। मतलब ज्यादातर आपको ये सुधार गृहों में, अस्पतालों में या शहरी संस्थानों में दिखता था। और काम भी ज्यादातर मनोरंजन, शिक्षा, इस टाइप का होता था। और जो हम कम्युनिटी में देखते हैं जैसे महिला मंडल, युवक मंडल वगैरह, वो क्या थे फिर? हाँ, वो भी थे।
कम्युनिटी लेवल पर ग्रुप्स के इस्तेमाल तो था, पर उसको ना अक्सर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन मान लिया जाता था, ग्रुप वर्क नहीं। अच्छा, थोड़ा फर्क है इसमें। जी, थोड़ा बारीक फर्क है। लेकिन फील्ड वर्क जो था ना सोशल वर्क स्टूडेंट्स का, वो बहुत अहम साबित हुआ। कैसे? क्योंकि छात्रों को सीधे कम्युनिटीज में भेजा जाने लगा। शहर हो या गांव, वहां वो अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करते थे, युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, बीमार लोगों के भी। हाँ, जैसे केरल वाला उदाहरण मुझे याद आ रहा है। वहाँ छात्र बाल समिति बनाते हैं बच्चों के लिए, और महिलाओं के लिए कुटुंबश्री। बिल्कुल, कुटुंबश्री तो कमाल का मॉडल है। वो सिर्फ पैसे बचाने वाले ग्रुप्स नहीं हैं। वो महिलाओं को सोशलाइज कराते हैं, लिटरेसी पर काम करते हैं, हेल्थ, सैनिटेशन, यहाँ तक कि लोकल गवर्नेंस में भी उनकी भागीदारी बढ़ाते हैं। बाप रे, एक ग्रुप और इतने सारे काम। जी, यही दिखाता है कि ग्रुप वर्क कितना फ्लेक्सिबल हो सकता है। और आजकल तो सुनने में आया है कि किशोरों, मतलब टीनेजर्स के लिए भी ग्रुप्स बन रहे हैं। हाँ, ये एक नई और बहुत जरूरी चीज है, खासकर गांव में। लड़के लड़कियों के अलग अलग ग्रुप्स, जहां वो लाइफ स्किल्स, हेल्थ, फैमिली प्लानिंग जैसे मतलब थोड़े सेंसिटिव मुद्दों पर बात कर सकें। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि ये सच्चाई है कि कई जगह कम उम्र में शादी हो जाती है, तो उन्हें सही जानकारी और सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो अब अगर हम आज की बात करें तो मेन फोकस किस चीज पर है? ग्रुप वर्क में क्या बदला है? आज का फोकस थोड़ा और गहरा गया है। अब जोर इस पर ज्यादा है कि ग्रुप के हर मेंबर की अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे बेहतर हो। मतलब प्रॉब्लम पहचानना, उसे समझना और फिर उससे डील करना। और आपने एक और चीज बताई थी, पारस्परिक सहायता, मतलब म्यूचुअल एड। ये क्या है और ये आजकल इतना जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत जरूरी है, और शायद यही चीज भारतीय ग्रुप वर्क को एक अलग पहचान दे रही है। म्यूचुअल एड का सीधा मतलब है कि ग्रुप के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं, वही एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अच्छा। और जो सोशल वर्कर है वो बस एक फैसिलिटेटर होता है, एक गाइड। वो खुद प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनता। तो ये पश्चिमी मॉडल से अलग हुआ? हाँ, काफी हद तक। पश्चिम में शायद एक्सपर्ट पर ज्यादा जोर होता है। भारत में ये म्यूचुअल एड वाला तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिटी की भावना थोड़ी ज्यादा है शायद। इसके कुछ उदाहरण देंगे कि ये कहाँ ज्यादा दिख रहा है? जरूर। जैसे जो शॉर्ट स्टे होम्स होते हैं, या नारी निकेतन, जहां मुश्किल हालात से निकली महिलाएं रहती हैं, वहां वो एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा बनती हैं, इमोशनली भी, प्रैक्टिकली भी। सोशल वर्कर बस माहौल बनाता है। ऐसे ही महिला मंडल, यूथ क्लब और खास तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs। हाँ, SHGs तो बहुत कॉमन है। जी, उनमें भी जब सोशल वर्कर सलाहकार के तौर पर जाते हैं तो उनका जोर इसी बात पर होता है कि ग्रुप आत्मनिर्भर बने, सदस्य एक दूसरे की मदद करें। समूह कार्य मतलब ग्रुप वर्क का जो सफर रहा है और इसकी अहमियत, हमारे पास जो जानकारी है वो दरअसल समूह कार्य विकास और स्थायित्व नाम के एक लेख से ली गई है। जी। और हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो समूह बनाकर काम करने का तरीका है, खासकर युवाओं और बड़ों के साथ, ये इतना ज़रूरी कैसे बन गया, इसकी सोच कैसे बदली, और आज भी ये क्यों मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी कहानी को ज़रा खोल कर समझते हैं। सुना है इसकी शुरुआत कहीं क्लब आंदोलन से हुई थी, ऐसा है क्या? हाँ, बिल्कुल। इसकी जड़ें आप कह सकते हैं वो 19वीं सदी के क्लब आंदोलनों में मिलती हैं। पर बात सिर्फ क्लब बनाने तक ही मतलब सीमित नहीं रही। जी। बाद में जैसे वो सेटलमेंट हाउस होते थे, हाँ, जहां सामाजिक कार्यकर्ता समुदाय के बीच रहकर काम करते थे, वहां फिर सामाजिक जांच पड़ताल पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। मकसद यह था कि इस तरीके को, इस पद्धति को और गहरा किया जाए और इसे समाज विज्ञान का जो पूरा विकास हो रहा था उससे जोड़ा जाए। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ लोगों को इकट्ठा करने जैसा नहीं था, बल्कि उसे एक व्यवस्थित तरीका, एक मेथड बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल सही। और जैसा स्रोत बताते हैं कि लड़के लड़कियों के साथ काम करने वाले इन क्लबों ने उन्होंने समूहों को चलाने और बनाने के बारे में काफी कह सकते हैं व्यावसायिक समझ विकसित की। हाँ, सही कहा आपने। उस जमाने के अगर आप साहित्य देखें तो उसमें भी इसका जिक्र मिलता है कि कैसे इन क्लबों के जरिए समूहों को ठीक से ऑर्गेनाइज करने और उनके कामकाज को बेहतर बनाने की एक तरह की पेशेवर समझ तैयार हुई। ये सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास नहीं था, ये लोगों को जोड़ने और उनमें कुछ जरूरी कौशल विकसित करने का जरिया बन रहा था। और फिर जो सबसे हैरान करने वाली बात लगती है वो ये कि 2 विश्व युद्ध हुए, इतनी उथल पुथल मची। हाँ।
उसके बीच भी एक काम न सिर्फ चलता रहा बल्कि आपने जैसे बताया फला फूला भी। ये कैसे हुआ? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, मुश्किल हालात थे जाहिर है, पर समूह कार्य रुका नहीं, बल्कि एक पेशे के तौर पर देखें या संसाधनों के लिहाज से दोनों में इसमें बढ़ोतरी हुई। और इसकी जो सोच थी, जो तरीके थे, वो अटलांटिक के दोनों तरफ फैले और फिर एशिया तक पहुंचे। खासकर भारत में भी इसका असर काफ़ी तेज़ी से महसूस किया गया। शायद युद्धों ने इसकी ज़रूरत को और भी ज़्यादा उजागर कर दिया होगा। लोगों को साथ आने की, एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत महसूस हुई होगी। हाँ, ये हो सकता है। तो इसके फैलने में फिर किन चीज़ों का हाथ रहा? मतलब क्या कोई खास विचार थे या सिद्धांत थे जिन्होंने इसे इतना बढ़ावा दिया? जी, कई चीज़ें थीं इसमें। एक तो देखिए, मनोविज्ञान का असर अच्छा। बर्ताव को समझने में काफ़ी मदद की। साथ ही मानव संबंधों के बारे में जो सोच थी, वो विकसित हुई। सामाजिक समूहों पर अध्ययन और लिटरेचर बढ़ा। और छोटे अनौपचारिक समूह जैसे परिवार हैं, दोस्तों की टोली है या खेलने वाले समूह, इनके महत्व को भी समझा गया और इन्हें भी सामाजिक समूह कार्य का आधार माना गया। अच्छा, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो छोटे छोटे समूह हैं, वो भी इस बड़े काम की नींव बने, ऐसा कह सकते हैं। समझ गई। तो मतलब ये कोई ऊपर से थोपा गया तरीका नहीं था, बल्कि ये हमारी सामाजिक जिंदगी में कहीं ना कहीं पहले से मौजूद था, जिससे बस पहचाना गया और तराशा गया और फिर इसे एक औपचारिक मतलब प्रॉपर पेशा बनाने की भी कोशिश हुई। हाँ बिल्कुल, इसका बाकायदा व्यावसायीकरण हुआ, प्रोफेशनलाइजेशन हुआ। अमेरिका में NASW बनी, यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स। हाँ, सुना है। और ASGW मतलब अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ ग्रुप वर्क, ये जैसी पेशेवर संस्थाएं बनी। और ये बहुत अहम कदम था क्योंकि इन्होंने फिर स्टैंडर्ड तय किए, ट्रेनिंग का इंतजाम किया, इसे एक पहचान दी। जैसा कि पैपल ने कहा भी था 1997 में कि शामिल होने, एक दूसरे को सहारा देने और इंसानियत की एक अद्भुत भावना समूह कार्य की सोच में रची बसी है। तो इन संस्थाओं का मकसद इसी भावना को जिंदा रखना और आगे बढ़ाना था। तो इतने उतार चढ़ाव देखे इसने, फिर भी ये टिका रहा। इसकी कामयाबी का राज क्या था? ऐसी क्या खास बात थी इसमें जो ये समय की कसौटी पर मतलब खरा उतरा? मेरे ख्याल से देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी बुनियाद थी। ये किसी कोरी कल्पना पर आधारित नहीं था। ये इंसानी जिंदगी और उसकी जो सच्चाइयां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनकी गहरी स्पष्ट समझ पर आधारित था। एक विचार के रूप में अगर देखें तो समूहों ने नागरिकता, समाज में भागीदारी, आपसी मदद और लोकतंत्र जैसे बड़े अहम विचारों को जमीनी हकीकत से जोड़ा। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। समूहों के जरिए लोग इन मूल्यों को सिर्फ समझते नहीं थे, बल्कि उनको जीते भी थे, अनुभव करते थे। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत विकास का जरिया नहीं बना, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने का माध्यम भी बना। और इसमें एक और जरूरी पहलू है, शायद जिसका जिक्र मिडलमैन और गोल्डबर्ग ने किया है। हाँ बिल्कुल, वो हमें याद दिलाते हैं कि समाज कार्य की जो एक लंबी परंपरा रही है, हाँ, पीड़ितों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए आवाज उठाने की, सामाजिक सुधार की, उस परंपरा को समूह कार्य ने हमेशा, आप कह सकते हैं, पनाह दी है और आगे भी देता रहेगा। ये उन लोगों के लिए एक मंच बनता है जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। सही कहा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो समूह कार्य सिर्फ कुछ तकनीकें या तरीके नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक पूरी विचारधारा है, एक फलसफा है जो इंसानी जरूरतों और समाज की हकीकत से निकला है और वक्त के साथ मजबूत हुआ है। बिल्कुल, इसने न सिर्फ लोगों को एक दूसरे से जोड़ा, बल्कि जैसा हमने बात की, नागरिकता, भागीदारी और लोकतंत्र जैसे बड़े आदर्शों को भी ताकत दी और ये लगातार सामाजिक बदलाव की प्रेरणा भी बना रहा।